आज हम सेकंड यूनिट के जो सेकंड पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर यानी संसद का अध्ययन हमने कर लिया था। अब हम जो दूसरा चैप्टर है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस चैप्टर के नाम की। तो उस चैप्टर का नाम है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियाँ तथा प्रधानमंत्री की स्थिति एवं कार्य। चूँकि हमें विदित है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में आपको पता है कि दोहरी कार्यपालिका होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका भारत में राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में निहित है, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। तो अब हम अध्ययन करते हैं कि आपको पहले ही पाठ के अंतर्गत विदित है कि व्यवस्थापिका यानी संसद और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर सरकार को दो भागों में बांटते हैं, संसदीय और दूसरी है अध्यक्षात्मक। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब हम संसदीय शासन व्यवस्था का, चूँकि आपको मैंने अर्थ बता दिया है, किंतु पुनः हम देखेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका किस में से बनती है? संसद में से बनती है। कार्यपालिका संसद में से बनती है और कार्यपालिका उत्तरदायी भी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति होती है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये दोनों अंग कार्यकाल की दृष्टि से निर्भर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, यानी परस्पर निर्भर होते हैं। तीसरी बात इसमें है कि इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका होती है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, नाम मात्र की और दूसरी है वास्तविक। दूसरी कौन सी होती है? वास्तविक होती है। दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। उसके बाद इसमें जो तीसरा प्रावधान है, वो तीसरा प्रावधान है कि इसमें मैंने आपको बताया नाम मात्र को बोलते हैं राज्य का अध्यक्ष, राज्याध्यक्ष, या इसको राष्ट्र अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। और जो वास्तविक कार्यपालिका उसको बोलते हैं सरकार का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष यानी शासनाध्यक्ष। तो
कुल मिला के इसमें सरकार का अध्यक्ष और देश का अध्यक्ष यानी राज्य का अध्यक्ष अलग अलग होता है। जो राज्य का अध्यक्ष होता है वह नाम मात्र की कार्यपालिका में निहित होता है, जो सरकार का अध्यक्ष है वह वास्तविक कार्यपालिका में निहित होता है। उसके विपरीत हम बात करेंगे अध्यक्षात्मक शासन की। अध्यक्षात्मक शासन में आपको पता है कि कार्यपालिका संसद में से नहीं बनती है, क्योंकि ये किसके आधार पर काम करती है? शक्ति पृथक्करण के आधार पर। शक्ति पृथक्करण के आधार पर, यानी जो संसद का सदस्य है वह कार्यपालिका का नहीं हो सकता और जो कार्यपालिका का वह संसद का नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात इसमें है कि कार्यकाल की दृष्टि से सरकार के ये दोनों अंग कार्यकाल की दृष्टि से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो इसमें थे कि राज्य का अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, यानी इसमें केवल एक ही प्रकार की कार्यपालिका होती है। तो अब बुक से अध्ययन कर लेते हैं। देखो, सरकार के तीनों अंग, विधायिका यानी सरकार के तीन अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जिसको विधायिका भी कहते हैं वे कानूनों को या नीतियों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की यानी उन नीतियों की या कानूनों की व्याख्या करती है। तो इसमें देखा, कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत या बनाए गए नीतियों कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि इसमें हम कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए कार्यपालिका का दिया गया है, क्योंकि संसद का हमने पहले पढ़ लिया इसलिए नहीं दिया है। लेकिन सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। मुख्यतः दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। और अभी मैंने आपको बता दिया कि संसद और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर होती है। अब ये अलग अलग है। इन व्यवस्थापिका कार्यपालिका के संबंध किस प्रकार के होंगे मैंने आपको बताया था, उसके आधार पर संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है और अध्यक्षात्मक होती है। यदि पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका अर्थात संसद में से बनती है तो वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होगी। और यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध नहीं है घनिष्ठ और वे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं तो वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होगी। तो जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों और कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है और कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष अलग अलग होता है, वहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है। जैसे जापान में, जर्मनी में, इटली में, ब्रिटेन में, भारत में। उसके बाद हम बात करते हैं कि जहाँ पर राज्य का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष एक ही होता है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कार्यकाल की दृष्टि से एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते बल्कि स्वतंत्र होते हैं और वहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं बनती, तो वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, जिसको बोलते हैं कहाँ पर है, अमेरिका, ब्राज़ील आदि में अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की। तो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किसको बोलते हैं? तो अर्ध का मतलब आधा, कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ विशेषताएं संसदात्मक शासन की होती हैं और कुछ विशेषताएं अध्यक्षात्मक शासन की होती हैं, उसको बोलते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो ये कहाँ पर है? फ्रांस में, रूस में, श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है कि संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अंतर बताओ। तो अंतर में आप एक तरफ तो लिख लेंगे संसदात्मक यानी संसदीय शासन लिख लिया हमने,
और दूसरी तरफ हम क्या लिख लेंगे, अध्यक्षात्मक लिख लेंगे, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। और इनमें अंतर करेंगे, सबसे पहले करेंगे निर्माण के आधार पर। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका किस में से बनती है, संसद में से बनती है, यानी कार्यपालिका संसद में से बनती है, उसको क्या बोलते हैं, संसदीय। जबकि इसमें जो कार्यपालिका है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका संसद में से नहीं बनती है। एक अंतर ही होगा सीधा सा। उसके बाद एक अंतर के बाद हम दूसरा अंतर करेंगे उत्तरदायित्व के आधार पर या कार्यकाल के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस शासन व्यवस्था में सरकार के दोनों अंग यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध। और कार्यकाल की दृष्टि से सरकार के दोनों अंग परस्पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जबकि इसमें घनिष्ठ संबंध नहीं होता, बल्कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर होते हैं, शक्ति पृथक्करण के आधार पर। और कार्यकाल की दृष्टि से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं दोनों अंग। दो अंतर हो गए। उसके बाद हम तीसरा अंतर करेंगे। तो तीसरा अंतर होगा किसमें, दोहरी कार्यपालिका होती है, दोहरी कार्यपालिका। कैसे, राज्याध्यक्ष या नाम मात्र की, जिसको बोलते हैं राज्य का अध्यक्ष या नाम मात्र की कार्यपालिका अलग होती है, जो राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। और वास्तविक कार्यपालिका अर्थात सरकार का अध्यक्ष अलग होता है, जो प्रधानमंत्री में नियुक्त है। जबकि यहाँ पर केवल एक ही कार्यपालिका पाई जाती है, यानी राज्य का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष एक ही होता है। राज्य का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष अलग एक ही होता है। तो तीन अंतर हो गए। उसके बाद हम चौथा अंतर देखेंगे। चौथा अंतर होगा, इसमें हम विभिन्न देशों की बात कर सकते हैं कि जैसे जर्मनी में, जापान में, इटली में, और हम भारत में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील इत्यादि देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो हमने अंतर कर लिया। पूछ भी सकते हैं आपसे एक नंबर का कि संसदीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से बनती है और कार्यकाल की दृष्टि से एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, और उसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक, अर्थात राज्य का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष अलग अलग होता है। ये संसदीय शासन। उदाहरण आपसे पूछे कि किन किन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, तो उसमें ब्रिटेन आएगा, भारत आएगा, जर्मनी आएगा, जापान आएगा, इटली आएगा। अब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पूछे तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका से नहीं बनती और कार्यकाल की दृष्टि से एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, और इसमें एक ही कार्यपालिका होती है, यानी राज्य का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष एक ही होता है, जो राष्ट्रपति होता है। और अमेरिका और ब्राज़ील में इस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अलावा अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था आपसे पूछे तो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था के कुछ कुछ लक्षणों को, यानी उन दोनों के कुछ गुणों को अपनाया गया है, तो उसको अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जिससे श्रीलंका, रूस और फ्रांस में इस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब हम बात करते हैं, एक बात और कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संसदीय शासन व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था में मैंने आपको बताया
की दोहरी कार्यपालिका होती है। कैसी कार्यपालिका होती है? दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका मैंने आपको पहले बताया नाम मात्र की। नाम मात्र की कार्यपालिका का दूसरा नाम हो सकता है औपचारिक कार्यपालिका। नाम से ध्यान रखना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। औपचारिक। औपचारिक के अलावा इसको संवैधानिक प्रमुख या वैधानिक प्रमुख बोल सकते हैं। संवैधानिक प्रमुख, इसके अलावा वैधानिक प्रमुख या वैधानिक प्रधान। कितने नाम हो गए? 1 2 3 4। इसके अलावा और भी हम इसके नाम ले सकते हैं। हम इसका 5वां नाम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि राज्याध्यक्ष। इसके अलावा हम इसको राष्ट्राध्यक्ष भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? 5 बात मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर रहे थे वास्तविक कार्यपालिका की। वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका क्या क्या नाम हो सकते हैं? सबसे पहले इसको बोलते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक कार्यपालिका बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं सरकार का अध्यक्ष। सरकार का अध्यक्ष। इसके अलावा इसका शॉर्टकट नाम है शासनाध्यक्ष। शासनाध्यक्ष। ये सारे नाम इसके वास्तविक कार्यपालिका के हो सकते हैं। जैसे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो आपसे पूछ ले कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर आना चाहिए राष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछ ले, ये आंसर हो गया राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष। और राष्ट्राध्यक्ष ना पूछ के राज्याध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, तो भी आपका आंसर क्या आना चाहिए? राष्ट्रपति। और अगर आपसे शासनाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो क्या आएगा? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कार्यपालिका का स्वरूप क्या है, यानी नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव असेंबली ऑफ इंडिया। यानी भारत में आपको पता है कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। अब हम सबसे पहले किसका अध्ययन कर रहे हैं? नाम मात्र की कार्यपालिका का, तो जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक मैंने आपको पहले बता दिया। संवैधानिक प्रधान या वैधानिक प्रमुख होता है, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, इसको राष्ट्राध्यक्ष बोल सकते हैं। और तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका, जो मैंने आपको शासनाध्यक्ष बताया था, अनौपचारिक कार्यपालिका बताया था। तो 2 प्रकार की कार्यपालिका को ये भारत में कार्यपालिका का स्वरूप है। अब हम आगे बात करते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति का पद गरिमा और प्रतिष्ठा का पद माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वे नाम मात्र की कार्यपालिका है। उसका बड़ा सम्मान होता है, उसके नाम से सारे काम होते हैं, लेकिन वे उसको खुद नहीं करता, इसलिए कि वे गरिमा का पात्र माना गया है। और देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। प्रथम नागरिक क्यों माना जाता है? अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि देश का या भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति आएगा। क्यों है? क्योंकि वरीयता क्रम, संविधान में जो विभिन्न पदों का निर्धारण किया गया पद सोपान के रूप में, उसमें प्रोटोकॉल यानी वरीयता क्रम मेरिट सूची में राष्ट्रपति को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, इसलिए राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। आगे प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 52
राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रीय पद का प्रावधान करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 52। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति में नाम मात्र की कार्यपालिका निहित होती है, और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 53 में उल्लेख किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जो कार्यपालिका शक्ति या संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो वह राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं करता है। स्वयं, क्योंकि वह नाम मात्र का इसलिए स्वयं नहीं करता है, इसके माध्यम से करता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो अधीनस्थ अधिकारियों में कौन कौन आएंगे? अधीनस्थ अधिकारियों में आएगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट आएंगे। तो यहाँ पर कई प्रश्न बनते हैं जो मैंने आपको अध्ययन करा दिया। तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति, क्योंकि वे औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान है। अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर नहीं दिया गया है कि आपको पता है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। निर्वाचन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 इस बात का उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्न योग्यताओं का होना जरूरी है। तो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? कि वे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यताओं में है कि उसकी न्यूनतम आयु यानी मिनिमम न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दो योग्यता हो गई। तीसरी योग्यता की हम बात करेंगे अनुच्छेद 58 के अंतर्गत कि वह लोकसभा के निर्वाचन की योग्यता रखता हो। यानी इसमें लोकसभा सदस्य निर्वाचित करने होने की योग्यता होनी चाहिए। ये 3 सिंपल सी योग्यताएं राष्ट्रपति के लिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा अनुच्छेद 59 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि वह जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा है वह संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये 3 सिंपल सी योग्यताएं रखी गई हैं। 3 तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत गई और चौथी हो गई अनुच्छेद 59 अर्थात 59 के अंतर्गत। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत का जो सर्वोच्च पद है, जो बड़ा गरिमा का है, प्रतिष्ठा का है, उसके लिए इतनी सिंपल सी योग्यताएं रखी गई हैं, तो क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? बहुत सारे व्यक्ति नामांकन दाखिल नहीं कर देंगे राष्ट्रपति पद के लिए? हाँ, कर सकते हैं। ऐसा 1967 में हुआ भी। इसलिए आपको पता है गैर गंभीर व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ें। इसके लिए गैर गंभीर व्यक्तियों को रोकने के लिए गैर गंभीर व्यक्तियों
को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए? तो उसमें सबसे पहला प्रावधान ये किया गया है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जब नामांकन दाखिल करे तो उसके लिए 50 प्रस्तावक कौन होंगे? सांसद, प्लस 50 अनुमोदकों की आवश्यकता है। अनुमोदक होने चाहिए सांसद, अर्थात 100 सांसदों का जिस उम्मीदवार को समर्थन प्राप्त होता है वही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, यानी अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। जब 50 प्रस्ताव का तात्पर्य है कि जब राष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने जाता है तो उस पर 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए और उन बाद में 50 उसका अनुमोदन प्रस्तावक के रूप में 50 और उस पर अनुमोदक के रूप में भी 50 सांसदों का होना आवश्यक है। इसके अलावा ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये रखी गई है। जमानत राशि अब जमानत राशि तात्पर्य कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ता है, अपना नामांकन दाखिल करता है, उसको 15,000 रुपये सरकारी कोष में जमा कराने पड़ेंगे। अब किसको वापस मिल जाएंगे? जो विजित होगा। इसके अलावा जिस उम्मीदवार को कुल मतों का छठा हिस्सा मिल जाएगा उसको जमानत की राशि वापस पुनः कर दी जाएगी, किंतु यह है कि जिस उम्मीदवार को पराजित उम्मीदवार को कुल मतों का छठा हिस्सा नहीं मिलेगा उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी। इसलिए गैर गंभीर व्यक्तियों को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं।